हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बहुपद क्या है, चर क्या है, घात क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। चर क्या है, अचर क्या है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.1 यानी 2.1 प्रश्नावली हम पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखा होगा, उसका जो भी रफ में प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की, ठीक है। और ये जो भी पढ़ाया जाए उसको रफ नोटबुक लेके बैठें और रफ नोट में उसको प्रैक्टिस करते रहें। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उनको देखें और जो नहीं करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस आप अपने रफ नोट में करें। और फिर आपको एक फेयर नोट बनानी है, ठीक है। उसके नोट्स आपको 5-6 दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे स्टडी मटेरियल में, ठीक है। अब पढ़ाई कैसे करनी है और पढ़ाई ऑनलाइन कैसे होगी, इसके लिए आपको खुद को बैठना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती बैठा सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। इसलिए आपको ही सब कुछ करना है, ठीक है। आपको सेल्फ स्टडी के लिए तैयार होना है, ठीक है। अब क्या करें, पढ़ते टाइम आप क्या मिस्टेक करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में देखा है, वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं ज़्यादा, स्टूडेंट कम है। यानी आप वीडियो को क्या करें, 10 मिनट देखा, फिर आप क्या करते हैं, वापस उसको बंद किया, फिर आप वापस आते हैं देखने के लिए। उससे क्या नुकसान होता है, उससे नुकसान ये होता है कि आपके डेटा का भी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो 10 मिनट देखा, वो वापस 10 मिनट से स्टार्ट करोगे तो वो वापस एक बार लोड होगा वीडियो। तो आप कोशिश करें कि वीडियो एक टाइम में कंप्लीट करके ही उठें, बार बार उसको ना देखें कि 2-3 बार देखें। हाँ, समझ में नहीं आया तो उसको 2 बार देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे इतना भी कोई टफ नहीं कि 2 बार देखने की रिक्वायरमेंट है, एक बार में ही समझ में आ जाता है। ऐसा कोई मुश्किल टफ बात नहीं है, सारी चीज़ें मैं ईजी वे में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो अब हाँ, बीच में कोई काम हो गया तो आप वीडियो को पॉज करें, ऑफ नहीं करें। ऐप को ऑफ करने की बजाय क्या करें, वीडियो पॉज करके जाए और वापस क्या करते हैं, स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो अब आपको हलों की संख्या बतानी है, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब उससे पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि आप 9th में ग्राफ पढ़ा होगा और आप बीच में काफ़ी छुट्टियाँ थी तो आप भूल गए होंगे, कोई इश्यू नहीं है। आप देखते हैं ग्राफ क्या होता है। पहले तो हल क्या होते हैं, हलों की संख्या क्या होती है, मैं बहुत ही इजी वे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आपकी समझ पे है कि आप कितना कंसंट्रेशन से पढ़ें। अब ग्राफ में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक क्या होती है, वाई एक्सिस, ठीक है। आप कहोगे सर एक्स और वाई हो सकते हैं क्या, नहीं। अब वो आपके क्या होते हैं, चर होते हैं। ग्राफ में क्या होते हैं, ग्राफ में चर होते हैं, एक एक्स चर होता है, एक वाई चर होता है। आपको सब पता चल गया होगा चर क्या है, अचर क्या है, अचर पद क्या है, और सारे शब्दों का अर्थ यानी पारिभाषिक रूप से नहीं, आपको उसको मीनिंग क्या है, वो कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे दिखते हैं, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब x और y चर है, इसमें ये लिखा हुआ y इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स आपकी क्या है, किस इक्वेशन यानी ये समीकरण है। तो अब ग्राफ कैसे, एक x लिखें, एक y लिखें। क्या सर हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको y कर दें, इसको x कर दें, कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं, लेकिन हम सारे लोग ऐसा यूज़ करते हैं तो करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कि इनको चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ भी सही भरना आना चाहिए, ठीक है। अब ग्राफ भरना हम नहीं सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि कौन सी एक्स पे कौन सा निर्देशांक 0 होता है। अब आप वाई अक्ष पे जाओगे, वाई अक्ष पे जाओगे, मैंने ये निर्देशांक लिया, ये निर्देशांक लिया, तो ये निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ पे आपके 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये निर्देशांक, तो आप देखोगे ये निर्देशांक क्या है, पहले किसका लिखते हैं, इस वाली एक्सिस का। तो यहाँ पे क्या है, जो हॉरिजॉन्टल है इसको कहते हैं क्षैतिज, ये है आपकी ऊर्ध्वाधर यानी इसको कहते हैं वर्टिकल। तो क्षैतिज वाले का पहले लिखते हैं, ऊर्ध्वाधर का बाद में लिखते हैं। तो क्षैतिज वाले का निर्देशांक क्या, तो क्षैतिज वाले का देखो ये क्या है, यहाँ पे क्षैतिज वाले का 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है, -1 होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, 0 ही तो होगा। यानी x का क्या कोऑर्डिनेट है, उसका निर्देशांक 0 है। y का निर्देशांक क्या है, y का क्या है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे नहीं आके यहाँ पे आ गया, तो अब आप कहोगे ये क्या होगा, -1 होगा, y का 2 ही होगा। देखो अब यहाँ पे देखो ये लाइन बन गई, ये दोनों से एक मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, यानी इस लाइन पे y का तो हमेशा 2 ही रहेगा। बदल किसके रहे हैं, x के, किसके बदल रहे हैं, x के।
क्या इस लाइन पे y कहीं पे भी 0 हो रहा है क्या? आप देखोगे y यहाँ पे भी 2 है, y यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मान लो यहाँ पे कोई निर्देशांक आ गया ये, तो ये x का 3 होगा, y का क्या होगा 2। तो आप देखोगे इस लाइन पे y कहीं पे भी 0 नहीं हो रहा है, y एक ही फिक्स है, y का मान तो 2 ही आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें y 0 है क्या? y का मान 0 नहीं हो रहा, x का मान 0 हो रहा है, x का मान 0 हो रहा है। हमें क्या निकालना है कि समीकरण ये है px, हल का मीन्स क्या होता है, वो शून्य कहाँ पे हुआ। तो इस समीकरण में शून्य कहाँ होंगे, y का मान 0 कब होगा, इसका मान 0 होगा तभी तो y इक्वल टू 0 होगा। तो इस कंडीशन में कहीं y 0 हो रहा है क्या? नहीं। y 0 कब होता है, y 0 होता है आपके, y 0 कब होता है, x अक्ष पे होता है। कहाँ पे होता है, x अक्ष पर। अब x अक्ष पे ये टच हुआ ही नहीं लाइन, ये लाइन में मान लो ये ऐसे जाती, तो y 0 कहाँ पे होता है, यहाँ कहीं पे भी y 0 नहीं होता, यहाँ आते ही y 0 हो गया। देखो ये निर्देशांक ये 4 हो गया, x का 4 है, y का क्या है 0, ये x का 4 है, y का 0, तो यहाँ पे y 0 होता है। तो y 0 कहाँ पे होता है, x अक्ष पे, x 0 कहाँ होता है, y अक्ष पे, उसका उल्टा, यानी y 0 होगा x अक्ष पे। कहीं पे भी आपकी लाइन, ये आपका रेखिक समीकरण होगा, ऐसे होती तो उसको क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण। ठीक है, रेखिक समीकरण का ग्राफ कैसे होता है, या तो ऐसे लाइन होती कहीं पे भी, ठीक है, रेखिक यानी इस इक्वेशन की लाइन, इनमें से ही कोई लाइन बनेगी ऐसे। ठीक है, अब एक होती है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में क्या होता है, ग्राफ ऐसे बनता है, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। ठीक है, त्रिघात में क्या होगा, ऐसे होगा, वो ऐसे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है y इक्वल टू पी एक्स है या x इक्वल टू पी वाई है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन, बहुत इजी है, अगर ये समझ में आ गया तो वो सारे क्वेश्चन समझ में आराम से आ जाएंगे। आपको कंसेप्ट समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि रटने वाले को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और समझने वाले को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में समझने वाले को ज़्यादा मेहनत लगती है। ये चीज़ें मैं एक एक्सरसाइज रटने वाले के लिए 2 मिनट की है, लेकिन समझने वाले को 5-6 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन वो 5-6 मिनट का जो उसने इन्वेस्ट किया है वो फ्यूचर में, फ्यूचर के जो भी चैप्टर आएंगे उनमें यूज़फुल होगा। कंसेप्ट समझना चाहिए, कंसेप्ट समझने से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अब रटने पे बैठोगे, हाँ इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे याद रखा जाए, ये तरीका है इसका, ये इसका फॉर्मूला, नहीं, उससे कभी नहीं। फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होते हैं, अल्प ज्ञानियों के लिए फॉर्मूले काम में आते हैं। कम ज्ञान होता है उनको फॉर्मूले पकड़ा दो, हाँ यही सूत्र है, इसको रखो, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है तो फॉर्मूला कैसे आया उसके स्टडी करो, फॉर्मूला भी याद रहेगा, नहीं तो आपको नहीं रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके देखें क्या है, 2.1 एक्सरसाइज का, ये आपको हलों की संख्या ज्ञात करनी है। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये ऐसे बना हुआ है, ये x लिखा हुआ है यहाँ पे, ये x डैश, ये y लिखा हुआ है और ये y डैश। अब इक्वेशन कैसी है, इक्वेशन यही है, पहली चीज़ इक्वेशन यही है। ठीक है, इक्वेशन चेंज हो जाएगी तो आपके आंसर चेंज हो जाएंगे। अब देखो ये कह रहा है कि y इक्वल टू पी एक्स के हल, तो y इक्वल टू पी एक्स के हल। अब ये रेखा है, सरल रेखा है, ये आपकी क्या है, रेखिक समीकरण है। कैसी समीकरण है, रेखिक समीकरण है। आराम से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब y का हल यानी y 0 कहाँ पे होगा, y का हल मीन्स हलों की संख्या बतानी है, यानी y 0 कब होगा, 0 कब होगा, जब ये पी एक्स का मान क्या हो जाएगा, ये मान 0 होगा, तभी तो y 0 होगा। तो ये समीकरण पी एक्स की है, ये समीकरण किसकी है, पी एक्स की है, यानी ये पी एक्स को ऐसे डिफाइन किया है। अब y 0 कब होगा, y 0 होगा x अक्ष पे। अब इस रेखा को देखो, ये रेखा कहीं पे भी x अक्ष पे जा रही है कि नहीं जा रही है, तो आप देखोगे ये लाइन ऐसे जा रही है, कौन सी अक्ष को कट कर रही है, ये करिए आपके y अक्ष को, y अक्ष को कट करिए, तो यानी y तो 0 नहीं है, y तो हमेशा क्या है, यहाँ पे या तो 2 होगा या 3 होगा, अभी यहाँ पे नंबर नहीं लिखे हुए, तो y का मान कुछ न कुछ तो होगा, a b c कुछ न कुछ y का मान होगा, लेकिन
y का मान 0 होगा क्या? 0 किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। y का मान 0 कब होता है? जब वो x अक्ष को कट करे। ये घूम के भी कहीं इधर नहीं आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन है तो सीधी जाएगी, सीधी सी आ रही है। तो क्या इसमें हल होंगे? तो आप कहेंगे इसमें क्या लिखोगे? हलों की संख्या क्या लिखोगे? हलों की संख्या किसके लिए? y इक्वल टू पी एक्स के लिए। या ये लिखना ज़रूरी है, हलों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब आप कहोगे ये क्यों लिखना ज़रूरी है? ये नहीं लिखोगे तो कोई ऐसा भी तो समझ सकता है, ये सवाल में लिखा हुआ इसका हर चीज़ का मीनिंग होता है। आप कभी कभी इक्वेशन में लास्ट में नॉट इक्वल टू 0 भी लिखा था, उसका भी मीनिंग होता है, वो लिखना ज़रूरी है। अगर ये क्वेश्चन में तो ऐसे है, ये ऐसे हो जाए तो हल कितने होंगे ये भी समझ लो, ठीक है। तो x इक्वल टू पी वाई, यानी आपको पी वाई का मान, यानी x का मान क्या होना चाहिए? x का मान 0 होगा तो वो हल होगा। तो इस समीकरण के लिए मान लो ये ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ किसके लिए बना हुआ है? पी वाई के लिए बना हुआ है। तो क्या होंगे, कितने हल होंगे? क्या इसके लिए भी 0 हल होंगे? क्या हलों की संख्या है ये 0, ठीक है। तो y यानी अब ये x इक्वल टू पी वाई, यानी x का मान 0 हो रहा है क्या? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे x का मान कुछ न कुछ है, यहाँ पे भी है, लेकिन इस कंडीशन पे आपका x 0 है कि नहीं है? तो एक हल हुआ। कितना हल हुआ? एक हल हुआ। तो अगर ये सवाल ऐसे नहीं आके क्या आ जाता, x इक्वल टू पी वाई होता, तो उसके लिए हलों की संख्या कितनी होती? हलों की संख्या क्या हो जाती? 1 हो जाती। क्या हो जाती? 1 हो जाती। लेकिन इसके लिए क्या होगी? 0। अब आपके माइंड में आ गया क्वेश्चन एक और। जैसे जैसे मैथ करते हैं, मैथ में टाइम ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने लग जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन का मीन्स अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा होगा कि ये ऐसे हो जाए, ऐसे है, सेम टू सेम कंडीशन है, लेकिन लाइन ऐसे बनी हुई है। लाइन कैसे बनी हुई है? ऐसे बनी हुई है। ये किसकी इस इक्वेशन का ग्राफ क्या है? ये। तो इसके लिए हलों की संख्या क्या होगी? तो y इक्वल टू 0, ये 0 कब होगा? यानी ये 0 कब होगा? y का मान 0 कहाँ कहाँ पे हो रहा है? तो y का मान 0 होता है x अक्ष पे। तो अब इस लाइन को देखें, वो x अक्ष को कहीं टच कर रही है क्या? तो ये अपनी x अक्ष है, ये y है, ये y डैश हो गया। तो ये x अक्ष को कितनी बार कट कर रही है? तो आप देखोगे यहाँ पे एक टच करके जा रही है, तो इसके हलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये कैसी समीकरण का ग्राफ है? ये रेखिक समीकरण का ग्राफ है। रेखिक समीकरण फिर से बता दूं क्या होती है? जिसकी अधिकतम पावर क्या होती है? अधिकतम घात क्या होती है? 1 होती है। रेखिक समीकरण के उदाहरण ऐसे होते हैं। y, ये आपकी रेखिक समीकरण होगी पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, ये आपकी रेखिक हो गई। ये आपकी द्विघात होगी, यहाँ पे त्रिघात करते त्रिघात हो जाएगी। रेखिक का ग्राफ सीधा जाता है और क्वाड्रेटिक यानी द्विघात का ग्राफ ऐसे या उल्टा या सीधा पैराबोला होगा, ठीक है। अब ये हो गया, ये ऐसे नहीं करके ऐसे हो जाता। तो अब और आपके दिमाग में क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण का तो ग्राफ, रेखिक समीकरण में तो वो एक बार ही 0 होगा। रेखा एक बार ही तो कट करेगी, ऐसे कट करेगी, फिर वो वापस तो नहीं मुड़ सकती ना। रेखा रेखा हमेशा सीधी जाती है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर मान लो y इक्वल टू पी एक्स के लिए बात कर रहा हूँ, ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ये आपको पता है किसका होगा? द्विघात समीकरण का ग्राफ होगा, ठीक है। द्विघात समीकरण का ग्राफ ऐसे जाता है। तो इसमें हलों की संख्या क्या होगी? इसमें ये y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है, किसका है? y इक्वल टू पी एक्स। यहाँ पे पी एक्स का मीन्स कोई भी समीकरण होगी, इसकी समीकरण कैसे होती है? पी एक्स समीकरण ऐसे होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x समथिंग ऐसा होगा, आगे 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण का ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा। आपको ग्राफ से पूछे ये कैसी समीकरण है? ये द्विघात समीकरण है, स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, तो वो रेखिक समीकरण है। तो अब आपको बताना हलों की संख्या, तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू पी एक्स, तो ये मान y के मान 0 कहाँ हो रहे हैं? यानी x दिया हुआ है तो x अक्ष को देखना है, या ऐसे समझ लो x दिया हुआ है तो x को देखे, लेकिन रटना नहीं है। रटने से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। रटा हुआ बच्चा मैथ आगे नहीं समझा सकता किसी को, वो खुद समझ सकता है, वो समझा क्या, वो रटा हुआ होता है, ठीक है। अगर आपको मैथ्स को एक्सप्लेन करना तो आपको कंसेप्ट पे जाना ही होगा,
ठीक है, तो आपको क्या देखना है, x के मान देख, यानी y जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो y जीरो होता है x अक्ष पे, तो y x अक्ष पे तो एक बार यहाँ पे टच किया ग्राफ, यहाँ पे टच किया। हलों की संख्या कितनी होगी, हलों की संख्या कितनी होगी, आप कहोगे हलों की संख्या इसमें क्या होगी, हलों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हलों की संख्या किसके लिए, 2 हो जाएगी, किसके लिए, y इक्वल टू पी एक्स के लिए, y इक्वल टू पी एक्स के लिए हलों की संख्या कितनी होगी, 2। अब आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आया कि ये इक्वेशन इसकी नहीं होती, ये इक्वेशन किसकी होती, x इक्वल टू पी वाई की होती, x इक्वल टू पी वाई की होती, तो क्या होता हलों की संख्या। तो अब क्या देखना, x इक्वल टू है तो x जीरो कब होगा, x जीरो होता है वाई एक्स पे, तो ये वाई एक्स को कहाँ पे काट रहा है, एक ही बार काट रहा है, तो यानी वाई इसके लिए हलों की संख्या क्या हो जाती, 1 होती। ठीक है, अभी हमारे सब में क्वेश्चन यही है, ठीक है, y इक्वल टू पी एक्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन हम सारी चीज़ें नहीं देखते, तो हमें अब x इक्वल टू पी वाई का कोई क्वेश्चन नहीं, मैं अपने से समझा रहा हूँ, कंसेप्ट पूरा समझें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये आपसे हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट वाले अब आप आराम से कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको सारे के सारे कंसेप्ट बता दिए। तो अब आपको देखना है 2.1 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखें। ये सेकंड क्वेश्चन है, आप खुद बता दोगे, मुझे बताने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये ऐसे ग्राफ बना हुआ है, थर्ड का देखो, ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब पहले x अक्ष और y अक्ष बताना ज़रूरी है, अगर x अक्ष और y अक्ष नहीं बताए तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हो, तब गलत होगा। अब आप अपने मन से बताओगे कि ये x है ये y मानोगे, तो बुक में लिखा हुआ होता है, बुक में एक भी चीज़ मिसिंग नहीं होती है। तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और हम हमेशा यही लेते हैं, बुक वाला भी यही लेता है, हम भी यही लेते हैं, ठीक है। और हमें अलग लेनी नहीं, क्योंकि फिर अपने गड़बड़ हो जाएगी आंसर मैच करवाने में। अब इक्वेशन ये किसकी इक्वेशन है, ये y इक्वल टू पी एक्स की है, x इक्वल टू पी वाई की नहीं है। ये भी इक्वेशन किसकी है, y इक्वल टू पी एक्स की। पी एक्स का मीन्स यहाँ पे समीकरण थी, उसने लिखी नहीं है, शॉर्ट में यही लिखा, पी एक्स का मीन्स कोई समीकरण है जिसमें x के पद है। अब इसमें हलों की संख्या, तो y इक्वल टू पी एक्स के हलों की संख्या क्या होगी, हलों की संख्या। अब मैंने क्या बताया, y इक्वल टू पी एक्स है, यानी y कितने पॉइंट पर जीरो हो रहा है, y जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, यानी y का निर्देशांक कितनी बार जीरो आ रहा है। तो अब आपको y का निर्देशांक जीरो कहाँ पे होता है, x अक्ष पे होता है। इसके अपोजिट x का निर्देशांक जीरो कहाँ होता है, y अक्ष पे होता है। ये लाइन आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। 4-5 बार रिपीट करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में याद हो जाती है, याद करनी नहीं पड़ती। मैथ्स में ये सारी चीज़ें होती है कि एक फॉर्मूले को 4 बार हम यूज़ करते तो वो याद हो जाता है, उसको याद नहीं करना पड़ता। इसीलिए कहते हैं मैथ्स में कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, ठीक है। जब भी उसका रिवीजन आधे घंटे 2 घंटे में हो जाता है। तो अब y इक्वल टू पी एक्स, यानी y इक्वल टू पी एक्स, वाई के मान जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, तो वो x अक्ष पे होते हैं। तो अब इसको ग्राफ को देखना, वो x अक्ष को टच कहाँ करा है, यहाँ पे किसको किया, y को। यहाँ पे तो जीरो नहीं होगा, ये यहाँ पे टच किया, तो एक ही पॉइंट पे तो टच किया ना। अब आगे तो ग्राफ हमें पता नहीं, वो वापस आया क्या हुआ उसका पता नहीं, लेकिन अभी दिखने में क्या होगा, तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्या होगा, निर्देशांक जीरो होगा, y का निर्देशांक क्या होगा, जीरो होगा, x का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखें, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में देखें, अब आपने आंसर सोच लिया और वो सही है, ठीक है। आपने सोच लिया होगा y इक्वल टू पी एक्स के लिए, ये ज़रूरी है, एक चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो y इक्वल टू पी एक्स मीन्स y के मान जीरो कब होंगे, y के मान क्या होंगे, ये y लिखा तो इसके देखना, x नहीं, ये तो x का आपके समीकरण है जिसमें चर क्या है, x है। तो y के मान जीरो कहाँ कहाँ पे होंगे, तो y के मान जीरो कहाँ होते हैं, x अक्ष पे होते हैं। तो पहला यहाँ पे जीरो हो गया, फिर ये तो y अक्ष को टच करा है, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे तो y का मान होगा कुछ न कुछ, जीरो तो होगा नहीं। फिर ये यहाँ पे यानी x अक्ष को दोबारा यहाँ पे टच किया है,
फिर ये घूम के वापस एक्स अक्ष को टच करा, यानी कितनी बार एक्स अक्ष को टच किया, 3 बार। तो 3 जगह पे y के मान क्या हो गए, 0 हो गए। तो हलों की संख्या क्या होगी इसमें, y इक्वल टू पी एक्स के लिए ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि x इक्वल टू पी वाई लिखते ही उसके हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि फिर x 0 कहाँ पे हो रहा है वो देखेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू पी एक्स के लिए हलों की संख्या क्या होगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x इक्वल टू पी वाई लिखते ही आपके हलों की संख्या देखनी है, तो फिर x 0 कहाँ पे हो रहा है, तो x 0 यहाँ पे नहीं हो रहा है, x यहाँ पे खुद की x पे तो x का मान 0 नहीं होता, सिर्फ इसी जगह होता है। ठीक है, इस जगह पे कोई जा रहा है तो वो x भी 0 y भी 0, ठीक है, उसी कंडीशन में होता है। तो x अक्ष पे यानी आपको x 0 देखना तो वो कहाँ पे होंगे, y पे, ये y पे एक ही जगह। इसके लिए आंसर क्या होगा, 1 हल होगा। ठीक है, ये आपके नहीं है, मैंने ऐसे ही बताया आपके लिए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन के लिए यही पूछा है, y इक्वल टू पी एक्स के लिए हलों की संख्या बतानी। एक एक चीज़ को आराम से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए 4th और 5th क्वेश्चन। 6th आप खुद से कर लेना, 6th आपके लिए होमवर्क है, वैसे ये भी आपने कर लिया होगा देखते ही। इससे में भी यही क्वेश्चन है, y इक्वल टू पी एक्स के लिए हलों की संख्या, y इक्वल टू पी एक्स का मीन्स आपको y में हलों की संख्या यानी y 0 कहाँ पे हो रहा है वो बताना है। तो y 0 कहाँ पे होगा, y 0 होता है x अक्ष पे, एक तो x अक्ष को देखना है, x अक्ष पे ग्राफ कहाँ पे टच करा है, 2 जगह पे करा है, तो यानी कि हलों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसमें हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, इक्वेशन वही है, इक्वेशन पूरे क्वेश्चन के लिए सेम लिखिए, y इक्वल टू पी एक्स, x इक्वल टू पी वाई होता तो उसके लिए अलग होता। ठीक है, तो ये एक जगह पे टच किया, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, ये ग्राफ 4 जगह टच किया। और एक चीज़, ये इक्वेशन कौन सी है, तो y इक्वल टू पी एक्स है। अब पी एक्स में यहाँ इसने दिया नहीं है, पी एक्स कैसी इक्वेशन हो सकती है, तो अब बताओ कैसी इक्वेशन होगी, उसकी घात कितनी होगी, ये भी चीज़ मैं एडवांस बता रहा हूँ। उसकी घात क्या होगी, उसकी घात 4 होगी, उसकी घात क्या होगी, 4 होगी, यानी उसमें x के पद हो सकते हैं, उसकी घात क्या होगी, ऐसे कोई इक्वेशन हो सकती है। उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 4 होगी, तभी इसके 4 जगह 0 आया है। 2 पॉइंट ये आपको होगी, ये कैसी समीकरण होगी, तो ये इसमें 2 0 आए हैं, तो ये द्विघात समीकरण होगी, जिसमें चर कौन होगा, जो उसमें चर x होगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आराम से कीजिए। ठीक है, एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया तो इसको 2 बार देखें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने एडवांस बता दी है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें एडवांस बता दी, उसको आप यानी समीकरण को देखते ही आपके दिमाग में ऐसे ग्राफ बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका ग्राफ कैसे बनता है, रेखिक का कैसे बनेगा, रेखिक का या तो ऐसे सीधा ऊपर नीचे तिरछा यानी एक लाइन होगी, रेखिक का मीन्स रेखा, द्विघात का मीन्स ये ऐसे ही ग्राफ होगा, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। त्रिघात का क्या होगा, 3 बार टच करेगा, x अक्ष पे 0 यानी x अक्ष पे 3 बार टच करेगा। 4 घात का यानी ऐसे 4 घात आ जाए किसी समीकरण में, कोई भी आ जाए, ठीक है, उसका 4 बार टच करेगा। वो इस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे जितने ये अचर है प्लस माइनस है उसके अकॉर्डिंग उसके स्लोप ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके हलों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4, हलों की संख्या क्या हो जाएगी, हलों की संख्या हो जाएगी 4। किसके लिए, y इक्वल टू पी एक्स के लिए। अगर पूछे x इक्वल टू पी वाई के लिए, तो x इक्वल टू पी वाई के लिए एक ही हल की संख्या होगी, लेकिन ये पूछा नहीं है। आपको पता होना चाहिए, जब ये सारी चीज़ें पता होगी तो ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो गया, यानी चैप्टर नहीं सॉरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। 6th 1 आप कर लेना, उसमें पूछा है हलों की संख्या, तो क्या होगी, ये थोड़ा आपके यहाँ पे टच करा है, ऐसे देखो 6 बता देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हलों की संख्या, तो ये एक हल, यहाँ पे एक ही हल होगा, क्योंकि यहाँ पे टच करके वापस चला गया, अंदर आके वापस जाता तो 2 हो जाते हैं, 1 2 और ये कितना हल हो गया, 3। तो 6th में आपके कितने हल हो जाएंगे, 3 हल हो जाएंगे, यानी 3 जगह टच करेगा, x अक्ष को टच करेगा तो y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी आपके 2.1
ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसको देख के आपके दिमाग में हर इक्वेशन को देखोगे, उसकी इक्वेशन, उसका ग्राफ कैसे बनता है वो आपके माइंड में आ जाएगा, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। और ये यूज़ कहाँ पे होगा, फिर जब ग्राफ बनाने जाओगे रैखिक समीकरण के, तब आपके ग्राफ बनेंगे। ठीक है, अब 2 चर होंगे तो क्या होगा, 3 चर होंगे तो कैसे ग्राफ बनेंगे, इसमें चर ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक चर की बात करें, 2 चरों के लिए, यानी उसमें एक्स वाई हो सकते हैं, 3 चर में एक्स वाई जेड हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में 2.2 एक्सरसाइज। उसका एक क्वेश्चन हम आराम से करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये एक ही क्वेश्चन करेंगे अब आगे। अब इसको अच्छे से कर लेना। अब ये आपके लिए नया हो सकता है जिन्होंने 9th में नहीं किया है, बाकी नया नहीं है, लेकिन मैं 9th में जैसे सिखाया है वैसे सिखाऊंगा आपको। ठीक है, ऐसे ही समझो, मैं तो यही समझ रहा हूँ, आपको ये नहीं आ रहा है, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं पूरे फ्रेश। ठीक है, तो अब देखें इसमें प्रश्न क्या दिया हुआ है। द्विघात समीकरण के आपके बुक में क्या लिखा होगा, या तो हल लिखा आता है, या मूल आता है, या शून्य का आता है। तीनों का मतलब एक ही होता है। शून्य का मीन्स वो जीरो कहाँ पे हो रहा है, मूल का मीन्स उसके रूट, इसको इंग्लिश में रूट कहते हैं, इसका मीन्स क्या होता है, सॉल्यूशन। तीनों में से एक वर्ड लिखा आ सकता है। ऐसा नहीं हो कि अभी आपके 10th में शून्य लिखा है, 11th में क्या आ जाए, हल आ जाए। ठीक है, 12th में आ जाए आपके मूल लिखा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये अलग अलग क्या है, सेम ही है, तीनों के अलग अलग ये पर्यायवाची है। ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन को करना है और क्या करना है, शून्यकों के गुणांकों के संबंध स्थापित करने हैं। तो इससे पहले हम ये समीकरण कैसी है बताइए। तो पहले लेक्चर में यही बताया था। इसमें चर कौन है, इसमें चर x है। कितने चर है, एक ही चर है। कितने चर है, एक ही चर है। अब बताएं क्या, इसमें चर एक है। अचर पद कितना, अचर पद -8 है, यानी -8 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। एक्स का गुणांक कितना, एक्स का गुणांक कौन है, -2 है। सारी चीज़ें रिवीजन कर ली। ठीक है, ये बहुपद है या नहीं, ये बहुपद है क्योंकि इसमें चर की घात क्या है, धनात्मक है। तो ये अब लास्ट पूरा रिवीजन हो गया। अब देखें हम एक इक्वेशन लेते हैं, आदर्श द्विघात समीकरण। क्या लेते हैं, आदर्श द्विघात समीकरण, ax² bx + c। अब इसके क्या निकालने हैं, यानी ये समीकरण जीरो कहाँ पे हो रही, तो हमको क्या निकालने हैं, इसके जीरो निकालने हैं। यानी = 0 क्यों लिखा, हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। हमें इसके क्या करने हैं, शून्य कहें या मूल कहें या हल कहें, तीनों एक ही चीज़ें हैं। अब इसको, ये हमारी आदर्श है, इसको देख के इसमें से चीज़ें निकालनी है। अब इसको देख के इसमें से चीज़ें निकालनी। अब मैं कहूँ इस समीकरण को तुलना करनी है। x² के गुणा में कौन है, a। तो यहाँ पे भी बताइए x² के गुणा में कौन है, वो a ही होगा ना। तो a का मान क्या हो जाएगा, 1। समझ में आया कि नहीं आया। x² के गुणा में a है, तो x² के गुणा में जो है वो किसके बराबर हो गया, a। यानी a की जगह कौन है, 1। b की जगह कौन है, तो आप देखोगे b x के गुणा में है, तो यहाँ x के गुणा में कौन है, -2। तो ये -2, यहाँ पे प्लस नहीं लिखा क्योंकि नहीं लिखा होता है उसका मीन्स प्लस ही होता है। c यानी c इस समीकरण में क्या है, अचर पद है। अचर पद का मीन्स उसके गुणा में x या x² नहीं होता है। तो c का मान क्या होगा, -8 है, तो -8। अब देखें तुलना कर दी हमने। अब इसका एक कंसेप्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, स्प्लिट करते हैं। b को क्या करते हैं, 2 पदों में तोड़ते हैं। 2 पदों में कैसे तोड़ते हैं, आपके मान लो 10 केलों का एक बंडल है, केले लाते हैं मार्केट से, आपने क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया। एक में 4 केले हो गए, एक में 6 केले हो गए, तो 2 बंडल हो गए ना उसको। तो उसको आपको बी को तोड़ना, बी का मीन्स बनाना ही समझो अब। ठीक है, तो बी को तोड़ना है, बी को यानी बी से बनाना, याद हो गया। अब बी को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, -2 है, -2 को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना है। जोड़ के वापस क्या होना चाहिए, -2 ही होना चाहिए। अब उसके बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, आप केले को 4 6 की बजाय 5 5 में भी तोड़ सकते थे, 3 7 में भी तोड़ के अलग कर सकते थे, 1 9 में भी तो अलग कर सकते थे। तो आपके पास बहुत सारे टुकड़े होंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा टुकड़ा लेना है, क्योंकि टुकड़ा एक ही लेना है।
तो सारे बच्चे तो अलग अलग ले लेंगे ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये रफ में काम करना है। अब मेरे को बताओ a मल्टीप्लाई c का मान कितना होगा। a का मान कितना है 1, b का मान के c का मान a को c से गुना कराओ तो c का मान कितना है -8, गुना करो 1 गुना 8, 8 हो गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो क्या वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू, तो ये नेगेटिव मान है। यानी a और c का गुना यानी फर्स्ट और इसका गुना क्या आया, -8 आया। अब क्या करना है, गुणा। अब तोड़ना किसको, बनाना है यानी b को, ठीक है, b को तोड़ना, -2 को तोड़ना है। अब -2 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, -2 को -1 और -1 मिला के भी तो -2 होते हैं। अब लेकिन इसका गुना क्या होगा, -2 को तोड़ना है। ये कंडीशन, यही चीज़ आपको समझनी है, आगे कुछ नहीं, आगे तो कॉमन लेना है, हर किसी को आता है। यहाँ पे गलती हुई तो आगे सारी गलती हो जाएगी, ठीक है, फिर वो सही नहीं होगा, ये चीज़ समझें। अब इसके टुकड़े बहुत सारे हो सकते हैं भाई, ये भी तो हो सकता है 4 में से 2 गए, 4 में से 2 जाते तो -2 आते, तो -2 ही तो है। किसी ने कह दिया मेरे को ये टुकड़ा अच्छा नहीं लगता, मैं तो ये कर लूँगा, ये लो, 5 में से कितने गए, 3 गए, नहीं यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये लो, ठीक है। माइनस का 4 था, प्लस का 2 क्या हो गया आपके, क्या हो गया, ये रिजल्ट तो -2 ही देगा ना। माइनस का 5 और प्लस का 3 वो भी क्या देगा, -2 ही देगा। अब बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। अब चीज़ ध्यान रखना, मैंने क्या बताया, अब वो टुकड़ा कौन सा सेलेक्ट करना जिनका गुना क्या हो जाए, a इंटू सी के गुणे के बराबर हो जाए, यानी जिसका मल्टीप्लाई, देखो अब -5 और 3 का मल्टीप्लाई करके देखो, एक माइनस का एक प्लस का, रिजल्ट माइनस में आएगा, तो 5 इंटू 3 हो गया 15 यानी 15। अब आपके a इंटू सी का आंसर तो 8 आ रहा है, इन दोनों का गुना करके देखें, -4 और +2 का गुना कितना होता है, -8 ही तो होता है। तो यानी आपको अब इसका टुकड़ा भी मिल गया, यही लेना है। वो टुकड़ा कौन सा है वो वेरीफाई करना, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करना, वो किसके मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा, a और c के मल्टीप्लाई के। तो अब इसको देखें, आराम से देखें। अब आपने इसको b पार्ट यानी बनाना को तोड़ दिया है। कैसे तोड़ दिया है, तो -4x और +2x। आप कहोगे सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, +2x -4x, 2 में से 4 गए तभी तो -2 ही बचेगा। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन का ध्यान रखें। ये वापस यानी इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, नहीं फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये लो, यानी मैंने इसको तोड़ा है, इसको एज इट इज़ नहीं लिखा है, ऐसा मत समझना। ये अलग से ऐसा नहीं कि ये आ गया और बीच में मैंने -4x ऐड कर लिया, इसका साइन चेंज कर दिया, ऐसा नहीं किया। ये मैंने इस पार्ट को तोड़ा है, 2 भाग में तोड़ा है। अब इसको 8 को तोड़ना है क्या, बिल्कुल नहीं तोड़ना है। अब देखें इसको = 0, यानी आपने b वाले पार्ट को तोड़ दिया है। और तोड़ना कब होता है, जब c पार्ट प्रेजेंट होता है। c पार्ट नहीं होगा यानी ये -8 नहीं होता तो सवाल बहुत इजी हो जाता, फिर आपके लिए तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यानी उसको स्प्लिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आपको स्प्लिट करना ही नहीं होता, डायरेक्ट क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। ये अचर पद आते ही आपको ये तोड़ने वाला काम करना है, यानी उसको अलग अलग 2 पदों में लिखना है। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, कॉमन लेना आता है, नहीं आता है तो अभी सीख लेते हैं। कॉमन का मीन्स होता है हम ऐसी टर्म दोनों में से अलग कर देते हैं, ठीक है। कॉमन का मीन्स अगर आपको फिर फ्रूट्स पे आ जाते हैं, ठीक है, फिर फ्रूट्स पे आ जाते हैं, 3 केले पड़े हैं आपके पास और उसके साथ 2 सेब मिक्स है, ठीक है, और एक टोकरी अलग से है, उसमें 1 सेब या 6 केले हो गए और कुछ और चीज़ है, सेब 4 सेब है, या इसमें 4 सेब की बजाय कुछ अमरूद हो जाए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, उसमें से दोनों में से कॉमन पार्ट केलों को अलग कर दें और सेब और अमरूद अलग बचा दें। ऐसा ही सिस्टम होता है, समझें, ठीक है, आराम से। आप थोड़ा फ्रूट्स का नाम लेंगे तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, फ्रूट्स खाने का भी मन हो जाएगा तो उधर नहीं जाना आपको, ठीक है। तब दोनों में से ऐसा क्या कॉमन ले, एक तो इन दोनों में से कॉमन लेना, इन दोनों में से कॉमन लेना है। और कॉमन लेने के बाद एक चीज़ ये ध्यान रखनी कि दोनों में बचना वही पार्ट चाहिए।
अब इसमें से x इसमें भी x इसमें भी x कॉमन ले लें। 4 इसमें है, 4 इसमें है क्या नहीं। अगर मान लो यहाँ पे 2 होते, यहाँ पे 4 होते तो 2 कॉमन ले लेता। 2 ऐसे जोड़ में कॉमन नहीं लेना है, भाग देना। कॉमन लेने का मीन्स भाग देना होगा, ठीक है। अब देखें एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आया, कहने का मीन्स जो कॉमन आता है उसका हम भाग देते हैं। दोनों में से ये कॉमन लिया, x का भाग दिया, x की पावर 1, x की पावर 2 कट गया, कितना बचा, x की पावर 1 बचा। अब इसमें भाग देंगे, x कॉमन लिया था, x से x कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस का 4 बचेगा। अब देखो साइन कौन सा, ये का ये रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे धनात्मक कॉमन लिया, ऋणात्मक कॉमन नहीं लिया। ऋणात्मक लेता तो साइन चेंज हो जाते। अब इसमें इन दोनों में से एक कॉमन लेना है। अब आप कहोगे यहाँ 2 है और यहाँ पे 8 है। अब देखो दोनों के पहाड़े चेक करो, 2 के पहाड़े में 2 आता है, 2 के पहाड़े में 8 आता है, क्या आता है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या x कॉमन ले सकते हैं, x नहीं ले सकते क्योंकि x इसके पास है, इसके पास है ही नहीं, तो x का भाग नहीं दे सकते। तो मैं क्या कॉमन लूँगा, आप कहोगे +2 ही कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन लिया तो 2 का भाग दें, इधर भी 2 का भाग दें, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, x किसका बचेगा, प्लस का ही तो बचेगा, क्योंकि हमने कॉमन क्या लिया, +2 ही लिया। अब 2 का भाग 2 कितना आया, 4, माइनस आ गया तो माइनस। अब मैंने क्या कहा था, दोनों में सेम चीज़ बचेगी, बची कि नहीं बची, और वही कॉमन लेना है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 16 होता तो आपको वही कॉमन लेना, तो यहाँ पे 4 आएगा, ऐसे चीज़ आएगी। एकदम दोनों में कॉमन पार्ट बचेगा, पीछे वाला वो सेम बचेगा। तो अब सेम बचा तो इसको क्या करेंगे, फिर से कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, फिर से कॉमन लेंगे, x-4 कॉमन लेंगे, यानी ये पार्ट। अब देखो टुकड़े कितने बचे, अब पद कहें तो पद 2 ही बचे, एक तो ये पद है, दूसरा ये पद है। क्यों भाई, मैन प्लस ये हो गया, ये ब्रैकेट में है, इसका मीन्स ये एक ही तो पद है, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या पार्ट कॉमन ले लिया, x-4 कॉमन लिया, यानी x-4 का भाग दिया तो x-4 से x-4 कैंसिल, क्या बचेगा, x बचेगा। इसमें से x-4 कॉमन लिया, x-4 कॉमन आया तो क्या बचा, +2 बचा, क्या बचा। अब ये देखो इसको हमने क्या क्या, इसको कहते हैं गुणनखंड करना। क्या कहते हैं, गुणनखंड करना। अब देखो x-4, अब इनका आपको कि इनका गुणा करें तो क्या आएगा, इनका गुणा करने पे यही आएगा वापस, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना, हमें जीरोस फाइंड करने, यानी शून्य फाइंड करने। क्या फाइंड करने हैं, शून्य। कैसे करेंगे देखें, ये आपका रफ पार्ट है, ठीक है, ये फेयर में नहीं करना होता, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कुछ दिन साथ में करें, एग्जाम में साथ नहीं करना होता, ठीक है। अब देखो, अब ये कह रहा है, अब यहाँ पे पद कितने बचे, आप कहेंगे पद तो बीच में प्लस है ही नहीं, ये प्लस हट कैसे गया, हटा नहीं है, ये प्लस यहाँ पे आ गया। देखो x-4 कॉमन आया तो ये x बचा, x-4 कॉमन आया तो ये +2 बचा, माइनस होता तो -2 होता, ठीक है। अब ये दोनों नंबर है, दोनों किस में है, गुणे में है, दोनों गुणे में, इसका मीन्स क्या है, या तो x-4, या तो ये 0 था, या फिर x+2 0 था। कैसे, मुझे कैसे पता चला कि ये 0 है या फिर ये 0 है, कैसे पता चला भाई, इन दोनों का गुणा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब मान लो ये 0 होगा, ये कुछ भी होगा, उससे 0 से कुछ भी ये मल्टीप्लाई में गुणा होगा तो ये भी 0 आएगा। अब ये भी कंफर्म नहीं, ये 0 नहीं, ये हो सकता है 0, ये 0 होगा तो ये कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो भी गुणा होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इससे आंसर क्या आ जाएगा, पक्षांतरण करें, 4 -4 सामने क्या, +4 हो गया, ये 0 के साथ में होता है 0 + 4, तो इस 0 को लिखते नहीं, ठीक है। तो x = 4 आ गया, इसमें x = क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि सामने 0 है, 0 -2 लिखो या डायरेक्ट x = -2 लिखें। तो ये आपके हल आ गए, क्या आ गए, ये हल आ गए। अभी हल निकालने के बाद आपको क्या करना है, यानी हल आपके क्या है, इसको यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि सत्यापित भी करना मेरे को, ठीक है, 4 और तो ये आपका हो गया अल्फ़ा, ये हो गया सेकंड बीटा, किसी को भी अल्फ़ा बीटा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको संबंध सत्यापित करना है किसका,
शून्यकों का। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको 2 बार आराम से देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार इसको समझ लिया तो सारे क्वेश्चन नहीं समझने पड़ेंगे, इसको एक को ही समझना है, ठीक है। फिर 2-3 क्वेश्चन अगर आपने सेल्फ कर लिए ना, फिर तो आपको वापस देखना ही नहीं इस चैप्टर को, ठीक है। तो अब देखो संबंध स्थापित करना है। संबंध क्या होता है शून्यकों का, यानी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। तो अब ये सत्यापित करना यानी सत्यापन, ठीक है। अल्फा का मान क्या है 4 और बीटा का मान क्या है -2, माइनस बी, माइनस तो साइन है, बी का मान क्या -2, ये माइनस तो ये साइन है, बी का मान -2, ए का मान कितना है, ए का मान 1 है। अब 4 ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगा, 2/1 क्या हो जाएगा 4 - 2 क्या हो गया 2, 2/1। दोनों चीज़ इक्वल आ रही कि नहीं आ रही, दोनों इक्वल आ रहे, इसका मीन्स आपका जो भी आंसर निकाला वो क्या था, सही था। एक तो ऐसे भी कर सकते हैं, सेकंड कौन सा है अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है C/A होता है, क्या होता है C/A होता है। तो अल्फा का मान 4, ये -2, C/A, C का मान क्या है -8, A का मान कितना है 1, ये 4 गुणा -2 -8, -8/1 यानी -8, दोनों बराबर आ रहा है। तो ये आपके सत्यापन भी हो गया, ठीक है। सत्यापन का मीन्स अब आपको आंसर की देखने की रिक्वायरमेंट नहीं कि इसके अल्फा बीटा क्या आए थे या इसके शून्य क्या आए थे, सत्यापन हो गया। इसका मीन्स क्या है, ये दोनों वैल्यूज़ इधर और इधर बराबर आ रही है, इधर और इधर बराबर आ रही है, इसका मीन्स आपका आंसर बिल्कुल राइट, ठीक है। तो आराम से इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट में लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें कहीं पे भी सी पद नहीं होगा, अचर पद नहीं होगा, वो बहुत ईजी होता है। अचर पद होता है उसमें टुकड़े करने पड़ते, किसके, बनाना यानी बी के, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें आगे करेंगे, इसको अच्छे से समझें। और एक चीज़ ध्यान रखें, मैथ का काम पेंडिंग ना करें, क्योंकि वो काम आगे काम आता है। 2.1 का काम 2.3 में काम नहीं आया तो भले ही 2.4 में आ जाएगा या फिर अगले चैप्टर में भी आ सकता है, तो उसको पेंडिंग ना करें सारी चीज़ें। इसीलिए मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, फर्स्ट नहीं किया, क्योंकि सेकंड चैप्टर का यूज़ बहुत ज़्यादा है आगे, ठीक है। जहाँ पे भी आपके एक्स वाई यानी ये अलजेब्रा का पार्ट आएगा, बीजगणित का पार्ट आएगा, वो बीजगणित का ये बेसिक है, ये सीख लिया तो फिर आप बीजगणित की ये मेन कैलकुलेशन यही है। तो अच्छे से पढ़ें, रफ नोट में प्रैक्टिस करें, ठीक है। फेयर नोट्स मैं दे दूंगा आपको, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा वो रफ में आपके किए होंगे, तो आप वहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं, आपने खुद ने किए तो क्या कॉपी करें, आप खुद कर लोगे। आपको क्वेश्चन करने हैं। मैथ्स में मैंने एक ही कंसेप्ट बताया, उसको समझें। याद नहीं किया जा सकता क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे नंबर है, ऐसा नहीं कि अदर सब्जेक्ट की तरह इसको याद करें, नहीं। और दूसरे सब्जेक्ट को भी लिंक करें, उनको भी लिंक करते हुए पढ़ें, आराम से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके सेकंड क्वेश्चन से बहुत सारे 2-3 और क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया वीडियो को, ये पार्ट को वापस देख लें, ठीक है। एक बार नहीं, सारी समझ में नहीं आए, कोई बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता तो वापस देख लें, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।